वॉल टू वॉल मूवी की कहानी की शुरुआत होती है सोल से, जहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लोग महंगे फ्लैट्स खरीद रहे हैं। वूसोंग जो एक अच्छी जॉब करता है, उसने 1.10 बिलियन में एक फ्लैट बुक किया। थोड़ा महंगा ज़रूर था, पर उसने सोचा इसका प्राइस और बढ़ेगा, तो उसने तुरंत वो फ्लैट ले लिया। उस फ्लैट के पास एक नई सबवे लाइन आने वाली थी, जिससे प्रॉपर्टी का रेट और बढ़ेगा। वूसंग ने अपनी पूरी सेविंग्स, लोन और कंपनी से उधार सब लगा दिया था। फ्लैट का साइज सिर्फ 84 स्क्वायर मीटर का था, मतलब 101 गज के आसपास। अब हर कोई यही चाहता था कि शादी से पहले अपना घर लेके सेटल हो जाए। वूसंग भी यही चाहता था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर ऊपर के फ्लैट से खटखट की आवाज़ आने लगती है। उसकी नींद खराब होने लग जाती है और अगले दिन वो डिसाइड करता है कि ऊपर वाले फ्लोर वाले आदमी से बात करेगा। अब नेक्स्ट डे उसकी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है। वो जॉब पे जाता है और ऑफिस में उसका सीनियर उसे छेड़ता है। वो कहता है, तेरे कलीग ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, रातों रात अमीर बन गया। अगर तू भी प्रॉपर्टी की जगह शेयर मार्केट में पैसा लगाता तो ज़्यादा कमा लेता। अब ये बातें वूसंग के दिमाग में घूमती रहती हैं। उसका फ्रेंड भी कहता है, ट्रेडिंग बुरी नहीं है, अगर फ्यूचर का आइडिया मिल जाए तो 18% तक प्रॉफिट हो सकता है और एक दिन में तेरा फ्लैट भी पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। अब घर जाते वक्त वूसंग सोचता रहता है। जब वो घर पहुंचता है तो 13 फ्लोर वालों ने उसके दरवाजे पर कुछ नोट्स चिपकाए हुए थे। मेरे बच्चे के एग्जाम्स हैं, शोर मत करो, डिस्टर्ब हो जाता है। अब वूसंग सोचता है, शोर तो मैं कर ही नहीं रहा, शोर तो ऊपर वाले यानी कि 15 फ्लोर से आ रहा है, नीचे वाले मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं। रात को वूसंग को भूख लगती है तो वो बाहर जाके कुछ खाता है। वापस आके नहा धो के सोने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट चली जाती है। ना फैन चल रहा था ना एसी। उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से वही खटखट की आवाज़ भी फिर से शुरू हो जाती है। तभी 13 फ्लोर की एक आंटी उसके दरवाजे पर चिट लगाने आती हैं। वूसंग गुस्से में कहता है, ये खटखट आवाज़ मैं नहीं कर रहा। आंटी कहती हैं, अगर मेरे हस्बैंड को फिर से सुनाई दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, या तो आवाज़ बंद करो या ऊपर वालों से बात करो। वूसंग सोचता है, मैं भी परेशान हूँ, चलो ऊपर वालों से बात करता हूँ। तो अब वो 15 फ्लोर के जिन्हो के पास जाता है और सारी बात बताता है। जिन्हो कहता है, मुझे लगता है ये आवाज़ मेरे ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है, तुम वहाँ जाके चेक करो। वूसंग 16 फ्लोर पर जाता है। वहाँ के मालिक कहते हैं, आवाज़ 14 फ्लोर से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है। हम शोर करते तो नीचे सुनाई देता, ऊपर नहीं, मतलब आवाज़ हमारे ऊपर से आ रही है। फिर वूसंग 17 फ्लोर पर जाता है। वहाँ एक बूढ़ी फैमिली रहती है। वहाँ अंकल कहते हैं, हम शोर नहीं करते, हमारे कान भी कम सुनते हैं, लगता है आवाज़ हमारे ऊपर से आ रही है। अब आखिरकार वूसंग पेंट हाउस पहुँचता है। वहाँ की ओनर उससे कहती है, ये बिल्डिंग स्पेशल वॉल से बनी है, जिसमें शोर एक जगह से पूरे बिल्डिंग में सुनाई देता है। 13 फ्लोर वाले किराएदार हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तब तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वो कहती है, अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी हो तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देती हूँ। गिफ्ट में 1 लाख रुपए थे, जो वूसंग की 1 महीने की EMI के बराबर थे। पैसे मिलके वूसंग खुश हो जाता है। वो नीचे आता है, खाना लाता है, खाता है, लेकिन जब अपने 14 फ्लोर पर पहुंचता है तो वो देखता है किसी ने उसकी साइकिल पंचर कर दी है। तब उसको लगता है ये ज़रूर 13 फ्लोर वालों का काम है, जिनको साउंड से परेशानी थी। अब अगली सुबह वूसंग सोचने लगता है, जब मैं शोर करता ही नहीं तो ये आवाज़ नीचे तक कैसे जा रही है। वूसंग का एक फ्रेंड आता है और कहता है, यार वो कलीग जो शेयर मार्केट में गया था, उसकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मैंने उसका फ़ोन अनलॉक करके पता लगा लिया है कि एक स्टॉक है जिसका नाम CBF है। अगर हम 815 रुपये में उसे खरीदें तो 15 अगस्त सुबह 8:15 बजे उसका रिटर्न 815 गुना हो जाएगा, पर शुरुआत के लिए 85 मिलियन चाहिए होंगे। वूसंग सोचता है, लोन लूँ या फिर नहीं। घर का लोन भी है, खर्चे हैं, माँ को भी पैसे भेजने होते हैं, रिस्क ज़्यादा है, इसलिए पहले मना कर देता है। अब वो शाम को अपने घर जा रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट और थकान के बाद वो डिसाइड करता है, अब रुकना नहीं है, कहीं से 5 मिलियन निकाल कर इन्वेस्ट करूँगा। अब अगली सुबह उसको एक मैसेज आता है। कंपनी वाले उसके घर के पेपर्स रख लेते हैं और बोलते हैं, तुमने फ्लैट 1.10 बिलियन में खरीदा था, अब मार्केट वैल्यू 1800 मिलियन है, तुम 200 मिलियन लॉस में हो। वूसंग कहता है, कम से कम 850 मिलियन तो लगाओ, पर ब्रोकर बोलता है, ओनर ने 800 मिलियन फिक्स किया है, अगर मान जाओ तो डील हो जाएगी। मजबूरी में वूसंग अपने घर के पेपर्स गिरवी रखकर 85 मिलियन का लोन ले लेता है और पैसे ट्रेड में डाल देता है। उसके फ्रेंड ने बताया था कि 815 पे खरीदना है और अब प्राइस आने का वेट करना है। एक दिन प्राइस एग्जैक्टली 815 हो जाती है। वूसंग तुरंत शेयर्स खरीद लेता है। अब उसे 8 दिन वेट करना है और 15 अगस्त सुबह 8:15 बजे उसे शेयर बेच देना है। लेकिन रात को बार बार खटखट और ढक ढक की आवाज़ आती है, जिस वजह से वूसंग सो नहीं पाता। नीचे वाले आके बोलते हैं, शोर बंद करो, सब तुम्हारी ही वजह से है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वूसंग एक रात घर नहीं जाता, नीचे सिगरेट पीता है। तब भी 3rd फ्लोर वाले आंटी जी के हस्बैंड आके पूछते हैं, लाइटर है क्या, और तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम तो यहीं रहते हो ना। अब वूसंग का मन था बताने का कि बिल्डिंग में कोई तो शोर कर रहा है और ब्लेम उस पर आ रहा है।
उसका मन था जाकर चेक करे कि ये पर्सन आखिर में कौन है। तभी वो आदमी जिसका नाम मिंसू होता है बोलता है, पता नहीं हमारी पड़ोस वाली सोसाइटी में अभी रिसेंटली एक मर्डर हुआ है, इस वजह से वहाँ के फ्लैट रेट्स बहुत गिर गए हैं और लोग वहाँ रहना भी नहीं चाहते। अब मिंसू की बातें सुनकर वूसंग और भी ज़्यादा डरने लगता है। उसके दिमाग में आता है क्या पता हमारी सोसाइटी में भी कुछ ऐसा हो जाए। अब लिफ्ट में जाते वक्त मिंसू अपना चाकू यानी कि कटर बार बार कट 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 कर रहा था। ये देखकर वूसंग समझ गया कि मेरी साइकिल का टायर फाड़ने वाला और कोई नहीं, ये मिंसू ही था। लेकिन उसे लड़ना नहीं आता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले अपने फ्लोर पर चला जाता है। अब वूसंग इतना परेशान था कि अपने कानों में ईयरबड्स लगाकर बस उस शोर को बर्दाश्त करता रहता है, क्योंकि उसने जो शेयर्स खरीदे थे उनका प्राइस धीरे धीरे स्काई रॉकेट कर रहा था। लेकिन शोर से तंग आकर वो ऑलमोस्ट पागल होने लगा। उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जैसे कि उसकी माँ उसके सामने बैठी है, उसके लिए प्यार से खाना बना रही है और पूछ रही है, बेटा अब तुम कब सोल में रहोगे, वापस गाँव कब आओगे, कब सेटल होगे। वूसंग कहता है, मम्मी मुझे शहर से पैसे कमाने के लिए थोड़ा और टाइम दे दो। लेकिन माँ की आवाज़ वही घटघट वाली आवाज़ बन जाती है। तब वूसंग समझ आता है कि ये आवाज़ें उसके दिमाग के साथ खेल रही हैं। आवाज़ों से परेशान वूसंग पूरी तरह टूट जाता है। वो खुद अपनी ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से खटखट और शोर करने लगता है ताकि 13th फ्लोर वाले परेशान हो जाएं। शोर इतना ज़्यादा होता है कि पूरी सोसाइटी के लोग उसके दरवाजे पर आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो। वूसंग सबको समझाता है कि ये आवाज़ मेरे फ्लोर से नहीं आ रही है, ये 13th फ्लोर वालों की वजह से है। मैं भी परेशान हूँ, आप उनका घर चेक कर लो। मेरे ऊपर कैमराज से वीडियोस बन चुकी हैं। जब मैं घर पर होता हूँ तब शोर होता है और जब मैं घर पर नहीं होता हूँ तब वो शोर नहीं होता। तब वो सोसाइटी की सेक्रेटरी वहाँ आती है और कहती है, पहले तुम्हारा घर चेक करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई शोर करने वाली मशीन नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अब मजबूरन वूसंग उन्हें अंदर ले जाता है। तब उसको बालकनी में एक मोबाइल मिलता है जो स्पीकर से कनेक्टेड था। स्पीकर पाइप के थ्रू कनेक्टेड था और उसमें यूट्यूब पर ड्रिलिंग मशीन का साउंड चल रहा था। अब ये सब कुछ देखकर वूसंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सोचता है 13th फ्लोर वाले मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं ताकि सस्ती प्रॉपर्टी ले सके, क्योंकि एक्सप्रेस लाइन आने के बाद रेट्स बढ़ने वाले हैं। फिर वूसंग और मिंसू के बीच झगड़ा होता है। मिंसू जमीन पर गिर जाता है ताकि लगे कि वूसंग ने उसे मारा है। लोग पुलिस बुला लेते हैं और पुलिस आती है और वूसंग को जेल ले जाती है। अब अगले दिन 15 अगस्त होता है। सुबह 8:15 वही टाइम था जब वूसंग को शेयर्स बेचने थे, लेकिन पुलिस उसका फ़ोन नहीं देती। पर बहुत मुश्किलों के बाद वो अपना फ़ोन ले लेता है, पर उसकी स्क्रीन टूटी होती है। तो अब वो किसी और डिवाइस से लॉगिन करके शेयर्स बेचना चाहता है। तो वो ऑफिस में जाता है और पुलिस के कंप्यूटर पर लॉगिन करता है और 8:15 बजे प्राइस का वेट करता है। जब वो ट्रेड करने वाला होता है, पुलिस गेट पर ठक ठक करके अंदर आती है। वो वूसंग के हाथ पर लेज़र मारती है और लेज़र लगने के बाद भी वूसंग अपना हाथ जोर लगा के 8:15 पर ट्रेड लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इलेक्ट्रिसिटी का वायर खींच देती है। कंप्यूटर बंद हो जाता है और वूसंग थक कर बेहोश हो जाता है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद लगती है। अब घर आके वो अपना फ़ोन चेक करता है। रिटर्न्स प्लस 815 की जगह -95% हो गए होते हैं। मतलब उसने जो 85 मिलियन का लोन घर गिरवी रख कर लिया हुआ था वो भी चला जाता है। घर भी गया और जॉब भी गई, क्योंकि उसने सब कुछ रिस्क पर डाल दिया था। वूसंग सब कुछ देखकर अपनी जान देने का फैसला करता है। वो अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखता है, सॉरी माँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। गाँव से सियोल अच्छी ज़िंदगी के लिए आया था, पर शहर ने सब छीन लिया। अब कुछ भी नहीं बचा, मैं मरने जा रहा हूँ। जब वो मरने जाता है तब 13th फ्लोर पर लाइट जलती दिखाई देती है और खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। तब उसको याद आता है, मैं तो शोर नहीं कर रहा, ये 13th फ्लोर वाले हैं। वो सोचता है मरने से पहले इन्हें सबक ज़रूर सिखाऊंगा। अब नीचे जाते ही 15th फ्लोर वाला जिनहो से मिलता है। वो कहता है, तू मानेगा नहीं, कल पुलिस तुझे उठाकर ले गई थी, फिर भी तू नहीं रुकता। दोनों झगड़ा करते हैं और 14th फ्लोर पर लड़ते हैं। तब फिर से खटखट धड़ की आवाज़ आती है और सबको समझ आता है कि आवाज़ यहीं से आ रही है। फिर जिन्होंने वूसंग का वो लेटर पढ़ लिया जिसमें वो लिखता है कि मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ और अपनी जान देना चाहता हूँ। जिन्हों कहता है चलो मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब दोनों 13th फ्लोर वाली आंटी के घर जाते हैं जहाँ मिंसू रहता है। मिंसू घर पर नहीं था, तो दोनों घर चेक करते हैं। कोई स्पीकर, ड्रिलिंग मशीन या शोर करने का सामान नहीं मिलता। वहाँ उन्हें 13th फ्लोर वालों के पेंडिंग बिल्स मिलते हैं। बिजली का बिल, पानी का बिल, दूध का बिल और सारे के सारे जो बिल होते हैं वो अनपेड होते हैं। ये लोग खुद कर्ज में डूबे होते हैं और इन्हें कोई स्पीकर भी नहीं मिलता। फिर वो डिसाइड करते हैं कि पेंट हाउस यानी कि 17th फ्लोर चेक करेंगे। उनका प्लान था जिन्हो सेक्रेटरी घर पे जाएगा और उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और पीछे से जो वूसंग है वो पेंट हाउस में इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब जब वूसंग पेंट हाउस में चेक करता है तो उसे कोई बड़ा स्पीकर नहीं मिलता, पर एक गन और फिंगरप्रिंट लॉक वाला दरवाज़ा दिखाई देता है जिसमें ज़रूरी चीज़ें रखी होती हैं। तब पेंट हाउस का मालिक आता है और गुस्से में कहता है, तू मेरे घर में छुप के क्या ढूंढ रहा था, और उसे मारने लगता है।
मजबूरन वूसुंग सच बोल देता है, वो स्पीकर तुम्हारे घर में था, जो प्रॉपर्टी मैंने कर्ज चुकाने के लिए बेची थी वो तुमने ली थी। 13 फ्लोर वाले भी अपना फ्लैट बेचकर किराए पर रहने लगे, उनका फ्लैट तुमने लिया। तब जिनो वहाँ आता है और कहता है, हाँ मेरा मालिक भी तू ही है। मतलब पेंट हाउस वाले लोग पहले लोगों को सस्ती फ्लैट्स लेके देते हैं, फिर उन्हें कर्ज में डुबा देते हैं। जब लोग मजबूर हो जाते हैं तो उनका फ्लैट सस्ती प्राइस पर खरीद लेते हैं। जब यहाँ पर एक्सप्रेस लाइन आएगी तो उनका प्रॉफिट 200% नहीं बल्कि 500% हो जाएगा। अब वूसुंग को सब चालाकियाँ समझ आ गई थी, पर सबूत नहीं मिलते, इसलिए उनको वहाँ से निकलना पड़ता है। जिन्हों भी समझ गया कि पेंट हाउस वाले ही बिल्डिंग में शोर करवा रहे होते हैं ताकि लोग परेशान होकर फ्लैट्स बेच दें। जब एक्सप्रेस लाइन वहाँ आएगी तो रेट्स बढ़ जाएंगे। वूसुंग सोचता है, ये आदमी पहले मुझे मारना चाहता था, अब दोस्त कैसे बन गया, इरादे इसके सही नहीं लग रहे। तभी उसे एक फ़ोन मिलता है, वही फ़ोन जो पहले उसी बालकनी के स्पीकर से कनेक्टेड था जिसमें ड्रिलिंग मशीन का साउंड यूट्यूब पर चल रहा था। वो याद करता है कि ये फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड था, लेकिन उसके घर में कोई भी वाईफाई नहीं है, ये कैसे हो सकता है। वो वाईफाई सिग्नल चेक करने 15 फ्लोर पर जाता है। जिन्हों से पूछता है, क्या तुम्हारे घर में वाईफाई है। जिन्हों मना कर देता है। अब वूसुंग अलग अलग फ्लोर्स पर जाके वाईफाई की स्ट्रेंथ चेक करता है, और जब वो नीचे की तरफ जाता है तो वाईफाई की स्ट्रेंथ कम होने लगती है, और जब वो ऊपर की तरफ आता है तो वाईफाई की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जो वाईफाई का सिग्नल है वो ऊपर की तरफ से ही आ रहा होता है। अब जब वो जिन्हों के फ्लैट पर वापस आता है तो वाईफाई का स्ट्रेंथ फुल हो जाता है, मतलब ड्रिलिंग साउंड चलाने का प्लान जिन्हों का ही था। लेकिन प्रूफ लेने के लिए वूसुंग को जिन्हों के घर घुसना था, पर चाबी नहीं थी। वो जिन्हों के पास जाता है और कहता है, अगर तुम इस पास जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ, पर मेरे पास एंट्री की चाबी नहीं है और ना ही पैसे हैं। जिन्हों बोलता है, ठीक है मेरे अकाउंट से पैसे कटवा देना। अब दोनों स्पा में पहुँच जाते हैं और जिन्हों पूछता है, तो 13 फ्लोर वालों के बारे में क्या सोचता है। वूसुंग कहता है, इतना परेशान हूँ कि अगर मौका मिले तो उन्हें मार डालूँ, और यही जिन्हों चाहता था। इसी बीच उसने अपनी चाबी स्वैप कर ली थी और वो जल्दी से 15 फ्लोर जाता है और वाईफाई का नाम चेक करता है, जिससे कंफर्म होता है कि जिन्हों ये सब कुछ कर रहा था। वूसुंग यहाँ देखता है कि जिन्हों के पास हर फ्लोर के घरों की फ़ोटोज़ और लोगों का डेटा था। उसके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी थे जो बिना चाबी के ताले खोल सकते थे। जिन्होंने लोगों के घरों में सीसीटीवी कैमरास तक एक्सेस कर लिए थे ताकि वो हर किसी के बारे में सब कुछ जान सके, कौन घर पर है, कौन बाहर है और कौन क्या कर रहा है। यहाँ तक कि अपने फ्लोर का कैमरा भी उसने देख लिया था, और जिन्होंने 15 फ्लोर यानी कि अपने फ्लोर के कैमरे को लॉक कर दिया था ताकि उसमें कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। इसके अलावा एक रूम में वूसुंग ने देखा बाथरूम पूरी तरह टूटा हुआ है और लोहे के सरिये बाहर निकले हुए थे। जिन्हों इन सरियों को जोर से हिला के सोसाइटी में आवाज़ फैलाता था। जिन्हों का प्लान था कि वूसुंग को फंसाए ताकि जब भी वूसुंग का किसी से झगड़ा हो वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ले। जब सोसाइटी में सुसाइड हो जाता है तो प्रॉपर्टी की रेट्स गिरते हैं और सेक्रेटरी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और बिल्डिंग सील हो जाती है। जिन्हों ये इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे सोसाइटी के ओनर का नुकसान कराना था, क्योंकि वो पहले एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, अब बड़ी सोसाइटी की ओनर बन गई थी। जिन्हों को शक था कि सोसाइटी की ओनर ने कंस्ट्रक्शन कंपनीज के खराब मटेरियल का सच छुपाया था, जिसके बदले उसने पैसे लिए। उस पैसे से सोसाइटी की ओनर ने एक और ख़राब बिल्डिंग बनवा दी। जिन्हों चाहता था कि ये सच सबके सामने आए और सोसाइटी ओनर का नुकसान हो जाए। इसीलिए जिन्होंने वूसुंग को टारगेट बनाया और प्लान किया कि बिल्डिंग बंद हो जाए और बिल्डिंग की ओनर का काला सच सबके सामने आए। लेकिन वूसुंग की इन सब में कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन तब भी वो ये सब कुछ झेल रहा था। तभी जब वूसुंग घर से निकलता है तभी 13 फ्लोर वाली आंटी आती हैं जो जिन्हों से पैसा मांग रही होती हैं। वो कहती हैं, तुम्हारे कहने पर मैंने 14 फ्लोर वाले के दरवाजे पर चिट लगाई। मेरे पति ने मार खाई और उसने ड्रामा किया, पर पैसे अभी तक नहीं मिले। मुझे बिल्स भरने हैं, तुम पैसे कब दोगे। जिन्हों गुस्से में कहता है, और कितना पैसा मांगोगी, चलो यहाँ से चली जाओ। आंटी भी गुस्से में कहती है, मैं सेक्रेटरी के पास कंप्लेंट करूँगी कि तुम गड़बड़ कर रहे हो। अब जिन्हों डर जाता है कि उसका राज कहीं खुल ना जाए, इसलिए पहले वो आंटी को मार देता है। इस बीच वूसुंग अंदर की तरफ जाके छुप जाता है बेड के नीचे। तो अब वूसुंग बेड के नीचे छुपकर सब कुछ देख रहा था। जब वो निकलता है जिन्हों उसे पकड़ के मारने लगता है। तब वूसुंग कहता है, रुको, मुझे मत मारो, मैं जानता हूँ तुम्हारा इरादा सही है। तुम सेक्रेटरी का काला सच सबको दिखाना चाहते हो। चलो मिलकर काम करते हैं, बदले में तुम मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दो। मैं कर्ज में डूबा हूँ और मेरी प्रॉपर्टी के सारे पेपर सेक्रेटरी ने ले लिए हैं। जो पैसा ट्रेड में लगाया था वो भी डूब गया है। ये सब को सुनकर जिन्हों मान जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि सेक्रेटरी को ख़त्म करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी की ओनर ज़्यादा चालाक निकली। उसने अपने काले काम की एक ब्लैक अकाउंट की बुक बनाई थी जिसमें बिल्डिंग का पूरा रिकॉर्ड था, किस मटेरियल का कितना यूज़ हुआ है। अगर मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होती तो कॉस्ट ज़्यादा होता,
लेकिन प्रॉपर्टी की ओनर ने सस्ता और बेकार मटेरियल यूज किया ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके और इसलिए बिल्डिंग इतनी खराब बनी थी। जिन्हों पहले प्रॉपर्टी की ओनर के हस्बैंड को मार देता है क्योंकि उसने नीचे के फ्लोर्स गरीब लोगों को सस्ते में बेच दिए थे और सेक्रेटरी भी उन्हें परेशान करती थी। जिन्हों वूसुंग से कहता है कि प्रॉपर्टी की ओनर को मार दो, लेकिन वूसुंग उसे नहीं मारता बल्कि उसकी मदद करता है। तब प्रॉपर्टी की ओनर उन दोनों को डबल क्रॉस कर देती है। प्रॉपर्टी की ओनर चाहती थी कि जिन्हों और वूसुंग दोनों मर जाएं ताकि बिल्डिंग का ज़्यादा हिस्सा उसके पास हो। ऊपर के फ्लोर्स उसने खरीद लिए थे, नीचे की ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। वूसुंग को मारने से पहले वो कहती है, तुम गरीब लोग हम अमीरों के जाल में फंसते रहोगे, हम और पैसा कमाएंगे। जब वो वूसुंग को शूट करने वाली होती है, पीछे से जिन्हों उठकर उनवा को मार देता है, यानी कि प्रॉपर्टी की ओनर को मार देता है। फिर वो वूसुंग से कहता है अकाउंट बुक ले आओ। वूसुंग परेशान था और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि इस फ्लोर को खत्म कर देगा। उसने अपने 14 फ्लोर के पेपर्स ले लिए और बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट जला दिए। गैस पाइपलाइन खुली थी तो पूरा का पूरा पेंट हाउस ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद नीचे के लोग घर छोड़कर चले गए या खाली कर दिया। कहानी हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाती है जहां वूसुंग की माँ उसके पास आके कहती है, अब इस बिल्डिंग को भूल जाओ, मेरे साथ गाँव चलो। ठीक होने के बाद वूसुंग पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि शोर शराबा मेरे ऊपर वाले यानी कि 15 फ्लोर वाले आदमी का काम था। उसने स्पीकर्स लगाए थे और बिल्डिंग में आवाज़ फैलाई, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। थक कर वूसुंग माँ के साथ गांव चला जाता है। माँ कहती है जितना चाहो रुक जाओ, पर एक दिन लाइफ दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। रात को वूसुंग सोचता है जाऊँ या ना जाऊँ, फिर डिसाइड करता है चलो चला जाता हूँ, अब प्रॉपर्टी मेरे नाम है। वापस 14 फ्लोर जाके वो खुश होता है। वो कहता है कि मेरा पूरा लॉस रिकवर हो गया, अब मुझे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, ना सेक्रेटरी को जवाब देने हैं और ना ही किसी को डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अब ये फ्लैट मेरा है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खराब है, नीचे के लोगों की आवाज़ अब भी फ्लैट तक आती है, चाहे स्पीकर्स हो या ना हो। छोटे घरों की वजह से आवाज़ ऊपर तक सुनाई देती है। और इसी सीन के साथ वॉल टू वॉल मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।